हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। हिंदी की 8वीं क्लास में मैं हिंदी का आपका 2019 का पेपर लेके आई हूँ, सेकेंड सेमेस्टर का। इससे क्या है, आपका रिवीजन हो जाएगा और किस तरीके से क्वेश्चन आना है, कैसे आंसर लिखना है। क्योंकि हिंदी में क्या है, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं और हम उसको इतना लिखने में टाइम लगा देते हैं कि हमारा पेपर छूट जाता है। पेपर आपका बस 1 घंटे का ही होना है। पिछली बार की तरह 25 नंबर का पेपर होगा। 12 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए हैं, जिसमें आपके 3 तरीके के क्वेश्चन आने हैं, बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय कभी कभार इतने बड़े बड़े पूछ लेते हैं कि उसमें बच्चे लिखते रहते हैं और पेपर उनका छूट जाता है हिंदी का। ऐसा नहीं कि उन्हें आता नहीं है, पेपर पूरा आता है, लेकिन लिखने में आप टाइम ज़्यादा वेस्ट कर देते हो और पेपर आपका रह जाता है। तो आपको टाइम काफ़ी मैनेज करना पड़ेगा वहाँ पर। और ये पेपर देखने में आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमें पेपर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सब लोग मैराथन क्लास के लिए काफ़ी परेशान हो रहे थे, तो आज या कल में हम आपकी माँ मैराथन क्लास जो होगी सीरीज़ वो स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्या है, आपका जितना भी सिलेबस था, जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, सारा सिलेबस आपके आंखों से एक बार गुजर जाएगा। तो आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी और आपके माइंड में वो बनी रहेंगी। ठीक है, तो वो मैं आज या कल में हम लोग स्टार्ट कर देंगे आपका। चलिए आते हैं पेपर पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। ये आपका शुद्ध अशुद्ध में भी, वर्तनी संबंधी अशुद्धि में भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है या शुद्ध है, या फिर आपका स्त्रीलिंग भी पूछ सकते हैं। तो कवि का जब स्त्रीलिंग बनाते हैं तो जो ई की मात्रा होती है वो आगे वाले पर चली जाती है। कभी कब क्या होता है स्त्रीलिंग, कवइत्री। कैसे लिखेंगे, तो जो ई की मात्रा है वो यहाँ से हटेगी और आगे पे चली जाएगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, थर्ड वाला, कवइत्री। नेक्स्ट आइए, व्याकरण में वचन का सही अर्थ है। तो वचन मीन्स क्या होता है, वचन हम जानते हैं कि वचन एक वचन यानी कि किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराएगा। बहुवचन यानी कि एक से अधिक का बोध कराएगा, यानी कि वो संख्या का बोध करा रहे हैं। तो वचन का अर्थ क्या निकल के आएगा, संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, मरकट का पर्यायवाची शब्द है। तो मरकट किसका पर्यायवाची होता है, वानर या बंदर का। तो आपका ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। यहाँ पर वानर और लिख सकते हैं। पानी के पर्यायवाची लिख लो, जल, नीर। ठीक है, पुत्र का पर्यायवाची दो दो लिखा दे रही है। पुत्र का पर्यायवाची बेटा, सुत, आत्मज, ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, बेटी, सुता, आत्मजा, ये किसके हो जाएंगे, पुत्री के पर्यायवाची। मित्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सखा, दोस्त। ठीक है, ये सब हो जाएंगे मित्र के पर्यायवाची। नेक्स्ट आइए, जातिवाचक संज्ञा है निम्नलिखित में से कौन सी। तो जातिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, वे संज्ञाएं जो संपूर्ण जाति का बोध कराती हैं। जैसे अगर हम लड़का बोले तो लड़का क्या है, एक पूरी लड़के जाति का बोध करा रहा है। अगर हमने राम बोल दिया तो वो क्या हो जाएगा कि कोई स्पेशल नेम हो गया। ऐसी मान लो क्लास में मैम आई या कोई भी टीचर आया, उसने बोला राम खड़े हो जाओ, तो राम कोई एक या दो होंगे वही खड़े होंगे, पूरी क्लास के लड़के तो नहीं खड़े हो जाएंगे। और मैम ने बोला सारे बॉयज़ खड़े हो जाएं, तो सारे बॉयज़ खड़े हो जाएंगे। तो लड़का क्या होगा, आपका जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पूरी एक जाति का बोध करा दिया। राम, श्याम, मोहन क्या हो जाएंगे, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेम ऐसे अगर बात कर दें हम नदी, तो नदी शब्द क्या है, पूरी नदियों की जाति का बोध करा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्या, नदी। अगर हम नदी में ही गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी ये बोल दे तो वो क्या हो जाएंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेम ऐसे ही भारत का नाम ले दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देश बोल दे तो देश क्या होंगे, कई सारे देश है, तो देश हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। अब इन ऑप्शन में देखो क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा, पुस्तक, ममता, रमेश, अच्छाई। तो क्या हो जाएगा, पुस्तक। पुस्तक तो कई सारी है, अगर हम रामायण, गीता या और किसी का नाम लेते, ये तो ग्रंथ भी हैं, तो आपके ये स्पेशल हो जाएंगे, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट क्या है आपका, फा का उच्चारण स्थान क्या है। तो पा, फा, बा, भा, ये कहाँ से निकलते, ओठ आपका वहाँ पर बोल के देखिए, पा, फा, यानी कि ओठ आ रहा है, तो इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ्य। कंठ आपका कावर का होता है, चावर का तालु, और मूर्धन्य होता है आपका टावर का। ठीक है, दंत होता है आपका तावर्ग, ता तराजू। नेक्स्ट आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। 5 आपके बहुविकल्पी आएंगे, वो हो गए हैं। ठीक है, और कोशिश ऐसी करना कि सारे बहुविकल्पी आपके हर एग्जाम के सही जाएं, क्योंकि बहुविकल्पी जब आप लिखते हैं ना फर्स्ट पेज पर, और एकदम टीचर देखता है कि अरे 5 ठीक है या जितने भी हैं सारे बहुविकल्पी है ठीक है, तो वो उस हिसाब से अंदर जो है आपकी नंबरिंग अच्छे करते हैं, मार्क्स अच्छे देते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्क्स देंगे ही नहीं अगर आपके गलत हो गए हैं सारे, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा इंप्रेशन आपका अच्छा पड़ जाता है टीचर के ऊपर कि हाँ बच्चे को आता है। ठीक है, तो कि वैसे ही डीएलएड में क्या है, इतनी नकल चलती है, थोड़ी बहुत आगे पीछे से पूछ लेते, सबकी कॉपी देखने में एक जैसी मिलती है, तो टीचर फिर उसी हिसाब से मार्क्स आपको देते हैं, और आप कितना भी अच्छा लिख के आएँ फिर आपकी कॉपी उसी तरीके से वो चेक करेंगे। तो इसलिए क्या है,
फर्स्ट पेज पर अच्छे अच्छे लिखेंगे आप, थोड़ा अच्छा स्टार्टिंग में आपके बहुविकल्पीय सही जाएंगे तो टीचर को लगेगा हाँ आगे फिर हम अच्छे मन से कॉपी चेक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 क्वेश्चन। सम उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो एक आपका सम्मुख हो गया, सम्मेलन हो गया, सम्मान भी हो जाएगा। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? तो प्रकृति का सुकुमार कवि आपके सुमित्रा नंदन पंत है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको यहाँ पर तैयार करते हुए चलिए। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम? तो पंच परमेश्वर कहानी के आपके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तिलक उत्तरीय देखिएगा क्या है। अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अंधे की लकड़ी का मतलब होता है केवल एक सहारा होना, यानी कि एकमात्र सहारा होना। वाक्य प्रयोग अपने उसमें कर लीजिए। राम अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। ठीक है, तो यानी कि राम अपने माता पिता का एकमात्र सहारा हो जाएगा। नेक्स्ट आइए। प्रसंगोचित शब्द किस समास के उदाहरण है? तो जब भी आपको कोई समास दिया जाए उसका करो विग्रह। तो प्रसंगोचित का अगर विग्रह करेंगे तो प्रसंग के लिए उचित या प्रसंग के उचित, जैसे प्रसंगानुसार आ जाए तो प्रसंग के अनुसार। तो ये जो आपके क्या बीच में कारक चिन्ह आ रहा है, और कारक चिन्ह जो बीच में आते हैं वो किसकी पहचान होते हैं? आपके तत्पुरुष समास की, और उसमें आपका उत्तर पद प्रधान होता है। तो ये किस में आ जाए? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के रानी ने, ये सब आपकी किस में आ जाएंगे? तत्पुरुष समास में। तो प्रसंग के लिए उचित यानी कि कौन सा समास है इसमें? तत्पुरुष समास है। ठीक है, यहाँ पर गलत लिख दिया उन्होंने, कर्मधारय नहीं होगा। नेक्स्ट आइए। छ वर्ण का छा संयुक्त वर्ण किन वर्णों से मिलकर बना है? तो छा आपका का और शा से मिलकर बना है। अगर ये ऑप्शन में आपको मिलेगा तो हलंतम का मिलेगा, उसके बाद शा। अगर ये का हलंतम नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगर शाह को भी हलंत लगा दिया तो भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर शाह में हलंत लगेगी इसका मतलब क्या है? ये छा जो है वो आधा छा है। ठीक है, छतरी वाला छा है वो आधा है, पूरा नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जब भी अगर हम छतरी वाले छा को लिखेंगे तो का प्लस सा मिलके बनाएगा आपका क्षा। इस चीज़ को ध्यान रखना, इक्वल टू क्षा बन जाएगा। ठीक है, छतरी वाला छा। नेक्स्ट बढ़ते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों पर। पहला आपका लघुत्तरीय प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा क्या कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जो मतलब किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, व्यक्ति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गीता, सीता, मोहन, ठीक है, और नदी, झरना, ये सब क्या है? संज्ञा है। वही डेफिनेशन लिख दो, एग्जाम्पल लिख दो। एग्जाम्पल आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राम विद्यालय जाता है। ठीक है, इसके बाद आप सेंटेंस ये लिखने के बाद लिख सकते हैं, इस पद में राम एक व्यक्ति है इसलिए ये राम संज्ञा है, विद्यालय एक स्थान का नाम है और ये संज्ञा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कहानी शिक्षण की उपयोगिता लिखिए। तो कहानी शिक्षण की उपयोगिता क्या क्या हो जाएंगी? अपनी भाषा में बना लो। तर्क, चिंतन तथा कल्पना शक्ति को विकसित करने के लिए, लिखित सामग्री का अर्थ ग्रहण करने के लिए, ये सब आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से भी देख लो, बालक कहानी का अर्थ शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं, ये भी उपयोगिता हो जाएगी। कहानी मनोरंजन का सबसे बड़ा और सरल साधन है। कहानी इसलिए भी कराई जाती है कि बच्चे क्या है, पढ़ने में ध्यान दें, उनका ध्यान केंद्रित होता रहे, उनकी रुचि बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कहानी के माध्यम से बालों को नैतिकता की शिक्षा दी जाती है, ये बात भी सही है। जब कहानी हम बताते हैं उसके बाद जो कहानी का निष्कर्ष निकल के आता है वहाँ पर एक शिक्षा या सीख दी जाती है कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है। जैसे श्रवण कुमार की कहानी सुनाई या और किसी की कहानी है तो उसमें क्या सीख आ रही है, क्या सीख मिली है। जैसे को तैसा, एक हाथी वाली कहानी सभी ने सुनी होगी। हाथी सूंड में पानी भर कर लाता है, दर्जी की दुकान पे फेंक देता है, तो वहाँ पर सीख क्या मिलती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो हम इससे क्या है, नैतिकता की शिक्षा भी दे सकते हैं बच्चों को। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा? कहानी शिक्षण का रुचिकर साधन है। तो और भी इसमें एक आध पॉइंट बढ़ा सकते हैं क्योंकि आपका ये 2 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें और भी 2-3 पॉइंट बढ़ाकर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका 14, उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग शब्द 2 शब्दों से व्युत्पन्न है। उपधनसर्ग और प्रत्यय शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिधन अय। इनके अर्थ क्या होते हैं? तो उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व में आकर विशिष्ट अर्थ देते हैं, प्रतिपादन करते हैं वगैरह। इतना हटा दो, सीधे सीधे क्या कर देंगे, देते हैं, क्योंकि बुक्स की लैंग्वेज में समझ में नहीं आती है। नेक्स्ट आएंगे प्रत्यय शब्द, वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर एक नया अर्थ देते हैं। जैसे मान लो अगर किसी प्रत्यय की बात कर दें, उपसर्ग को सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे अभी आपका क्या आया था, सम प्लस मान। तो सम क्या है? एक उपसर्ग है और मान में जोड़ के सम्मान बन गया। ठीक है, इस तरीके से।
ऐसे ही प्रत्यय का भी आप लिख सकते हैं, पढ़ना में ई जोड़ दिया, तो इस तरीके से प्रत्यय का आ जाएगा। नेक्स्ट देख लो, इसके आगे एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसके आगे इन्होंने ये लिख दिया, उपसर्ग उस शब्द का समूह का नाम है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। सेम आपका प्रत्यय में भी हो जाएगा। नीचे के दोनों पॉइंट, इन पॉइंट को हटाइए, इनसे कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे एक डिफरेंस आप लिख देंगे। इनकी क्या डेफिनेशन, क्या उपसर्ग वे शब्दांश होते जो किसी शब्द के पूर्व में यानी कि पहले जोड़ते हैं, जैसे अभी जोड़ दिया, अभिमान हो जाएगा, ठीक है, जो किसी शब्द के पहले, तो अभी शब्द क्या है आपका उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जोड़कर नया अर्थ देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़कर नया अर्थ देंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके प्रत्यय कहलाएंगे। सजाना में जोड़ देते हैं, सजा में सजावट हो गया, बलशाली हो गया, ठीक है, तो ये शब्द आपके क्या हो जाएंगे, प्रत्यय शब्दों में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में आपको सॉरी उदाहरण यहाँ पर लिख देती हूँ, सेठ प्लस आनी सेठानी, सेठानी बनता है ना, ऐसे ही जेठ प्लस आनी जेठानी, देवर प्लस आनी देवरानी, इस तरीके से कई सारे आप शब्दों को बना सकते हैं। पढ़ाई, खटाई, बुराई, इस तरीके से आपके कई सारे शब्द बन जाएंगे प्रत्यय के भी। अभिमान, सम्मान, ठीक है, और क्या बनेगा आपका, सम्मेलन, अभी जो शब्द आया था, इस तरीके से आप कई सारे शब्द बना सकते हैं। अनुकरण हो गया, प्रत्येक हो गया शब्द, प्रत्येक प्रत्यय आपका उपसर्ग हो जाएगा, प्रतिपल, प्रतिक्षण, इस तरीके से कई सारे उपसर्ग से आप बना सकते हो। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आना ही आना है, कोई भी आपको एक उपसर्ग या प्रत्यय देंगे वो, और उससे बोलेंगे 3 शब्द बनाकर लिखिए, तो वहाँ पर 3 या 4 जैसा भी वो आपसे बनवाएं उस उपसर्ग से आपको बनाकर लिखना होगा, ठीक है। बाकी कितनी महाभारत आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आते हैं, पूर्ण विराम तथा अल्प विराम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पूर्ण विराम का अर्थ क्या होता है, सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का मतलब क्या है, क्या है, जहाँ पर हमारी बात पूरी समाप्त हो जाती है, ठीक है। पूर्ण विराम का उपयोग तो हम तब करते हैं जब हमारी बात पूरी समाप्त हो जाती है। और ऐसे ही आप कोई भी सेंटेंस, जैसे यहाँ पर लिखा है वह लड़का अच्छा है, या राम कल विद्यालय गया था, मोहन ने खाना खाया है, बात पूरी समाप्त हो गई है, तो वहाँ पर हम पूर्ण विराम का उपयोग करेंगे। अल्प विराम का मतलब क्या होता है, जब बहुत ही कम समय के लिए हमें रुकना हो, वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जब हमें नंबर्स लिखने हो, जैसे 0, 1, 2, 3, तो इनके बीच में कॉमा लगाते हैं, वही तो आपका अल्प विराम है। ऐसे ही अगर ये बताना हो कि कई सारे लोग एक साथ मान लो मार्केट जा रहे हैं, तो हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, राम, गीता, सीता, ये सब लोग जा रहे हैं, तो क्या लिखा जाएगा, राम, गीता, सीता, ठीक है। और तो हम बाद में लगाएंगे, राम, गीता, सीता और मोहन मार्केट, मतलब सॉरी बाजार गए, तो राम, गीता, सीता के बीच में क्या आएगा, कॉमा, यही क्या होता है, आपका अल्प विराम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी शिक्षण में मौन वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो मौन वाचन के क्या क्या महत्व हो जाएंगे, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर पॉइंट 1 आप लिखेंगे, तर्क, कल्पना, चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, मौन वाचन क्या करता है, मन में पढ़ते यानी कि स्वाध्याय के लिए प्रेरित करने में। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए। फोर्थ पॉइंट क्या आ जाएगा, समय, गति, शक्ति, स्मरण आदि का विकास करने के लिए, अधिक महत्वपूर्ण है ये। और ऐसी फिफ्थ पॉइंट आप बना सकते हैं कि लिखित सामग्री का स्वयं से अर्थ व भाव ग्रहण करने की क्षमता विकसित करने में, ठीक है। खुद से बच्चा क्या है, वहाँ पर खुद पढ़ेगा, खुद उसका मीनिंग निकालता रहेगा मौन वाचन में। तो इतने सारे पॉइंट आप बना देंगे, आराम से आपका क्या आधा पेज भर जाएगा, एक एक लाइन छोड़कर अगर आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, वह सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए किया जाता है, वो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब कि जो बात कहेगा यानी कि वक्ता बोलने वाला, या जो बात सुन रहा होगा श्रोता उसके लिए, या फिर जिसके बारे में बात की जा रही होगी कोई अन्य, इन तीनों का बोध कराने के लिए हम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। 3 प्रकार का आपका होता है, पहला क्या हो जाएगा आपका उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा क्या होता है आपका अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन आते हैं, जो बोल रहा होगा, जैसे मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, तो कौन कौन से शब्द आपके आ जाएंगे उत्तम पुरुष में, मैं, हम, हमारा, मेरा, ये सब आपके उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। मध्यम पुरुष में क्या होता है, जो बात सुन रहा होता है यानी कि सुनने वाला, श्रोता, तुम,
तुम, तुम्हारा, तुझे, ठीक है, ये सारे आपके आ जाएंगे मध्यम पुरुष में। और अन्य पुरुष में क्या होता है, जिसके बारे में बात हम कर रहे होंगे, मान लो मैं आपको बता रही हूँ कि वह बाजार गया था या वह विद्यालय गई थी, तो यहाँ पर जो वह होगा वो क्या हो जाएगा, वह शब्द आपका हो जाएगा अन्य पुरुष के अंतर्गत, ठीक है। वह, उसका, उसे, ये सब जो शब्द होंगे वो आपके अन्य पुरुष में आएंगे, यानी कि किसी अन्य के बारे में बात करी जा रही है तो वो अन्य पुरुष में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अन्य पुरुष की डेफिनेशन तो मैंने आपको बता ही दी थी कि अन्य पुरुष क्या होते हैं, जिनके बारे में बात की जाती है वो आपके अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाते हैं। वह, वे, उसने, यह, ये सब ये आपके आ जाएंगे अन्य पुरुष में। नेक्स्ट आपका 18 क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों में वाक्य या अभिव्यक्ति कीजिए। तो आपका राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से होंगे, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, 2 अक्टूबर हो गया। किसी एक के बारे में उठा के आप क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। 2 अक्टूबर, इनमें से किसी एक पर भी आप थोड़ा सा शॉर्ट नोट लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि 2-2 पेज भर रहे हैं, 3-3 पेज भर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। टाइम अपना मैनेज करते हुए चलना है, क्योंकि कभी कभार क्या है, आपसे विराम विराम चिन्ह भी पूछ लेते हैं, उनकी और डेफिनेशन वगैरह पूछ ली, तो आपको वहाँ पर भी अच्छा खासा लिखना पड़ेगा। कहानी लेखन वगैरह इनके पॉइंट्स में भी काफ़ी टाइम निकल जाता है। और मिलना कितना है, केवल 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट ही आपको एग्ज़ाम में मिलने हैं। तो शुरुआत से ही अपना जब भी हिंदी का पेपर करो या एसएसटी का पेपर करो या फिर आपका जो वर्तमान वगैरह आना है, कोई भी देखो पेपर आपके सारे बड़े बड़े आते हैं उस हिसाब से, और आपको लिखना भी पड़ता है, मैथ्स वगैरह सब में आपको अपना टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा। 1-1 घंटे के पेपर है और वो आपके जो 50 नंबर वाले हैं वो 2-2 घंटे के पेपर है, उनमें उस हिसाब से क्वेश्चन भी आपके काफ़ी सारे आते हैं, लिखने के लिए काफ़ी होता है। तो समय का खास ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ कर नहीं आना है एग्ज़ाम में, कुछ ना कुछ लिख के ज़रूर आइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैराथन की टेंशन मत करिए आप लोग, कल या परसों में आपकी आज या कल में स्टार्ट कर देंगे मैराथन क्लास, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।